ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम भाषा हिंदी को लेकर सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर भाषा 1 और भाषा 2 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिंदी के कुछ टॉप क्वेश्चन जो है दोस्तों हम इसमें देखने वाले हैं। मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि एक ट्रेंड जो है वो अब पूरी तरीके से परीक्षा का बदल चुका है दोस्तों, कि किस तरीके के क्वेश्चन अब परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग उस तरीके के क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए दोस्तों, क्योंकि पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लगभग चेंज दिखेगा, क्योंकि पैटर्न जो है वो लगभग बदल चुका है दोस्तों। क्योंकि रिपीट वही क्वेश्चन जो है सीटेट अब नहीं पूछता है, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जो है अब सीटेट में पूछे जाने लगे। खास करके हिंदी मराठी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, भाषा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक और सीटेट टीएटी से जुड़ी एक अपडेट जो है वो वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। सवाल पूछा गया है कि किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये लगभग पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी जो है हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन ला सकते हैं। कि पूछा गया है कि किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। 4 ऑप्शन दिए गए: कविता, एकांकी, निबंध या फिर संवादात्मक कहानी। तो देखिए दोस्तों, मौन पठन को महत्व देने की बात यहां पर हो रही है। सबसे पहले आपने ये बात को समझ लेना है। तो कविता में दोस्तों किसी तरीके का मौन पठन नहीं होता है, क्योंकि हम जब बोलते हैं कविता उसके बाद बच्चों को कविता बोलने के लिए कहते हैं हम दोस्तों। एकांकी की जहां पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये नाटक का एक रूप हो जाता है, नाटक का एक अंश हो जाता है, जिस तरीके से हम इसको कहेंगे दोस्तों। तो यहां पर भी जो है संवाद तो होता है, और यहां पर तो संवादात्मक कहानी ऑलरेडी दी है दोस्तों। तो निबंध जो है हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा कि किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। देखिए दोस्तों, तो निबंध इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। इसी तरीके के प्रश्न आपको सीटेट में देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, हिंदी मराठी के सेक्शन में। अगर आप मराठी की भी पढ़ाई कर रहे हो यहाँ से, तो दोस्तों बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। बिल्कुल लैंग्वेज आपको चेंज कर देनी है, ट्रांसलेशन आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या पूछा गया है कि पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अब देखिए दोस्तों, पढ़ने की बात हम जब करते, पढ़ तो रहे आप, लेकिन पढ़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इस तरीके से सवाल यहां पर पूछा गया है। अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुत गति से पढ़ना या फिर उच्चारण की शुद्धता। तो देखिए दोस्तों, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा तो अर्थ ग्रहण करना, क्योंकि सबसे पहले आपको अर्थ ग्रहण करते आना चाहिए दोस्तों, आपको अर्थ समझते आना चाहिए। उसी को मतलब होता है पढ़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, आप देखेंगे इस तरीके से। यहां पर पूछा गया है कि लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। देखिए दोस्तों, लिखने और पढ़ने की बात यहां पर हो रही है। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर दिए गए। और देखिए, पहला ऑप्शन कुछ इस तरीके से कि पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। तो देखिए दोस्तों, जटिल तो कुछ नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये हमारा आंसर नहीं होगा। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। देखिए दोस्तों, फिर से यहां पर जटिल आ रहा है, ये शब्द को याद रख लेना, तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि दोनों कौशल मतलब पढ़ना और लिखना एक एक करके सीखे जाते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हो सकता है एक टाइम पर, लेकिन उतना बेस्ट ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों। चौथे में बताया जा रहा है कि लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित है। देखिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन जो आपको यहां पर दिख रहा है, ऑप्शन डी आपको जो यहां पर नजर आ रहा है, वो बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि दोनों जो है वो अंत संबंधित है एक दूसरे से। किसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं, हम पढ़ना और लिखने की बात दोस्तों यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 क्या पूछा गया। सवाल नंबर 4 पूछा गया है कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। देखिए, गद्य शिक्षण की बात आप यहां पर कर रहे हैं दोस्तों। अब आपको पता है कि गद्य में नाटक, एकांकी, कहानी ये सब आ जाता है, तो ये गद्य का हिस्सा हो जाता है। पद्य में आपको पता है कि कविता वगैरह आती है।
गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है दोस्तों। तो देखिए तार्किक शक्ति का विकास, बिल्कुल तार्किक शक्ति तो हमको गद्य के समय लगती है दोस्तों, तो ये तो सही हो जाएगा बिल्कुल। यहां पर पूछा गया है कि अपेक्षित नहीं है। ओके, अब भाषा की बारकाई को समझना, डेफिनेटली आप जब भी आप गद्य का आकलन करोगे तो दोस्तों आपको भाषा की बारकाई को समझना ही है, बिल्कुल। तो ये भी हमारा राइट आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों। अनुकरण क्षमता का विकास, देखिए दोस्तों अनुकरण करने की बात तो कहीं पर हमने गद्य में नहीं देखी है। साथ ही साथ कल्पना शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति, अब देखिए दोस्तों कई बार हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि यार एक राजा की 3 रानियां थी तो वो किस तरह से होंगी, किस तरीके से होंगी। हम सोच में पड़ जाते हैं कि अकबर बादशाह और जोधाबाई की कहानी जो है, तो हम जोधाबाई को इमेजिन करते हैं। तो इसी तरीके से कल्पना शक्ति का भी यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर वो गलत दिया गया है, क्योंकि अनुकरण क्षमता का विकास इसका जरूरी हिस्सा नहीं है दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5, देखिए सवाल नंबर 5, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड जो है वो बदल चुका है दोस्तों, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत सवाल जो है छाट छाट कर यहां पर आपके सामने हमने लाए दोस्तों, कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। देखिए कई बार क्या हो रहा है कि आपको अभी टीईटी में भी ऐसे सवाल पूछे जाने लगे दोस्तों, क्योंकि निबंध को लेकर, कविता को लेकर, गद्य को लेकर टीईटी में भी सवाल पूछे जाने लगे दोस्तों। तो याद रखेंगे कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। अब वो कौन से प्रश्नोत्तर है, हमको यहां पर उसका उत्तर देना है दोस्तों, जिनका एक ही उत्तर हो। ओके, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर पुस्तक में दिए हो, या फिर जिनके उत्तर विभिन्न हो। तो देखिए दोस्तों कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कि जिसके उत्तर विभिन्न हो। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहने वाला है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 पूछा गया है कि ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, वह विधि जिसमें विभिन्न अध्यापन विधियां समावेशित की जाती है और शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित की जाती है, उसे किस रूप में माना जाता है। दोस्तों सवाल पढ़ लेना कई बार बहुत जरूरी होता है, और सवाल समझेगा नहीं तब तक आपने ऑप्शन की तरफ जाना नहीं है दोस्तों। एक बात समझेंगे आप, पूछा जा रहा है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे कि वह विधि जिससे विभिन्न अध्यापन विधियां समावेश की जाती है और शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित की जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, कार्य आधारित विधि, विभिन्न दर्शनग्राही विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, या प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल परफेक्ट इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले, अगर आप 15 में से 10 अगर आप हासिल कर लेते हो दोस्तों, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में अगर आप 15 में से 10 नंबर यहां पर हासिल करते हो। तो चलिए सवाल नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि शिक्षार्थियों के समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली, थॉर्नडाइक ने भी कहा था। यह किसके द्वारा अनुशासित है। देखिए दोस्तों फिर से एक बार सवाल को समझ लेंगे कि शिक्षार्थियों के यानी विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए, उनको पूरी तरीके से एक समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए दोस्तों। और गलतियां इस बात का साक्ष्य है, मतलब गलतियां इस बात का सबूत है कि अधिगम हो रहा है, मतलब बच्चा सीख रहा है। यह किसके द्वारा अनुशासित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, मानवतावादी, या फिर मनोविश्लेषणवादी। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब यहां पर रहेगा, आप सब लोगों को पता है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संज्ञानात्मकवादी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। अब देखिए सवाल नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग चोट खा लेते हैं। कई बार क्या होता है 2-3 बार तो हम नहीं है मिस है, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और हम गलत आंसर दोस्तों यहां पर लगा देते हैं। सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है। श्रवण का अर्थ आपको पता है, श्रवण का अर्थ क्या होता है, सावन नहीं होता है दोस्तों, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रवण का अर्थ क्या होता है, सुनना होता है, ये बात आप याद रखेंगे। पूर्व श्रवण विश्लेषण, ओके। संरचित बनाए कथनों का श्रवण, ओके। अनुमान लगाना, समूहों में श्रवण। तो देखिए दोस्तों अनुमान लगाना में किसी तरीके का श्रवण आपको नहीं दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जो है श्रवण के लिए नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से है। कक्षा की यह बहुभाषी प्रकृति
4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, देखिएंगे। ओके, कक्षा में पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए एक बोझ है, गलत बात है। एक प्रकार का व्यवधान है क्योंकि यह भाषा अधिगम में भ्रमित करेंगी। ओके, भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है, डेफिनेटली लाई जा सकती है, बिल्कुल। नई भाषा के अधिगम में भ्रम पैदा कर सकती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, और वही दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सवाल आपको एग्जाम में भाषा के संदर्भ में पूछा जा सकता है। आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हो, आप मराठी की परीक्षा दे रहे हो। देखिए, भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। देखिए दोस्तों, ड्रिल आपने याद रखना है, ड्रिल शब्दों के ड्रिल और अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया है? आपको पता है दोस्तों, आप स्किनर को भी जानते हैं, आप वाइगोस्की को भी जानते हैं, आप चॉम्स्की को भी जानते हैं, जो कहते हैं कि बच्चों में भाषा जो है वो जन्मजात होती है। आप जीन पियाजे को भी जानते हैं दोस्तों। ओके, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है, ये कहा है हमारे स्किनर ने। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, BF स्किनर। दोस्तों वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। साथ ही साथ हमने हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी भाषा 1 और भाषा 2 के लिए, मराठी लैंग्वेज पेडागोजी भाषा 1 और भाषा 2 के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयार की रखी है। आप वहां से जाकर हिंदी मराठी की ऑल वीडियोस जो है दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11। देखिए सवाल नंबर 11 यहां पर पूछा गया है कि, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? देखिए, अब मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है, इस तरीके से प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में जाती है। बिल्कुल डेफिनेटली सही हो जाएगा। यह कार्य के अंत में की जाती है, किया जाता है। ओके, यह शिक्षक और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, डेफिनेटली है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या पूछा गया है कि नहीं है, नहीं है यहां पर पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि उपयुक्त सारे ऑप्शन जो है यहां पर वो सही दिए गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब यहां पर रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहां पर पूछा गया है कि, बिल्कुल मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विषय का अध्ययन एक प्राथमिक शिक्षक के लिए अत्यधिक उपयोगी है? अब देखिए, प्राथमिक शिक्षक की बात हम करते हैं दोस्तों पहली से 5वीं या छठी से 8वीं के लिए। तो ऐसे शिक्षक के लिए किस विषय का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है? अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा उपयोगी, इस तरीके से पूछा जा रहा है दोस्तों। कानून, सांख्यिकी, खगोल या फिर बाल मनोविज्ञान। आपको पता है दोस्तों, हमको बच्चों को पढ़ाना है तो हमको बाल मनोविज्ञान मतलब बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र विषय पढ़ना ही है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 पूछा गया है कि इनमें से शिक्षक के लिए एक अनिवार्य गुणवत्ता नहीं है। देखिए दोस्तों, नहीं है वाला फिर से सवाल यहाँ पर आया है, और मैं जिस तरीके से नए क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपके सामने लाने का हम प्रयास दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं कि इनमें से एक शिक्षक के लिए एक अनिवार्य गुणवत्ता नहीं है। तो देखिए, बच्चों के लिए प्रेम जरूरी है, बच्चों के लिए प्रेम टीचर के दिल में होना चाहिए। पुस्तकों से प्रेम डेफिनेटली होना चाहिए। नृत्य मतलब डांस वगैरह की बात हो रही है, नृत्य का ज्ञान या फिर संबंधित विषय का ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, डांस की कोई जरूरत नहीं शिक्षक के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण सहायक है। देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि आपको मराठी में भी सेम क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, तमाम लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन आएंगे। हम हिंदी तो हिंदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो उनको मराठी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए जो है हम हिंदी तो हिंदी इसको बोल रहे हैं दोस्तों। व्याकरण शिक्षण सहायक है। किस चीज़ में सहायक है? सृजनात्मक लेखन कौशल्य के विकास में, विभिन्न संदर्भ में भाषा की समझ उत्पन्न करने में सहायक है, भाषा के मानक रूप से परिचित कराने में सहायक है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण जो सहायक हो जाता है वो ऑप्शन 1, 2, 3 सभी में होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 15। ओके, सवाल नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि देखिए बहुभाषिक, ओके एक मिनट,
बहुभाषिक कक्षा कक्ष का निर्माण करने में सहायक नहीं है। यही इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे, है से ज्यादा नहीं है वाले पूछे जाते हैं। तो भाषिक कक्षा कक्ष का निर्माण करने में सहायक नहीं है। छात्रों को मातृभाषा में विचारों को अभिव्यक्त करना, ये तो बिल्कुल सहायक है दोस्तों, ये तो होगा ही बिल्कुल डेफिनेटली। शिक्षक द्वारा भाषा शिक्षण में मातृभाषा की मनाही करना। देखिए दोस्तों, नेगेटिव बात यहां पर हो रही है कि मातृभाषा के बारे में बच्चों को बात करने से एक शिक्षक जो है वो मना कर रहा है। भिन्न भाषी शब्दों से परिचित कराना, ये भी डेफिनेटली जबरदस्त सही है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त सभी, तो देखिए दोस्तों उपयुक्त सभी तो जवाब नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल गलत यहां पर दिया है, क्योंकि यहां पर जो है बच्चों को अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम सीटेट और टीएटी से जुड़े अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों प्लेलिस्ट हमने तैयार कर रखी है हिंदी और मराठी की, आप हमारे चैनल पर विजिट करके दोस्तों हिंदी पैडागॉजी और मराठी पैडागॉजी पेपर 1 पेपर 2 के लिए, भाषा 1 भाषा 2 के लिए तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हमारे चैनल के लिए देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट 25 दिन आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरीके से सुविधा मिलती रहेंगी। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।